हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। सो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की जो हिस्ट्री की बुक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री की जो हमारी बुक है उसे हम करेंगे कैसे, यानी उसे हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें चैप्टर्स नहीं हैं, बल्कि आप देखेंगे कि इस बुक के अंदर आपको सेक्शंस मिलेंगे जिसमें हम भारत के बारे में और विश्व के बारे में जानेंगे, यानी इसमें वैश्विक इतिहास के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज हम इसका खंड 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं, यानी जो सेक्शन फर्स्ट है वो शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है घटनाएं और प्रक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें कई सारी घटनाएं जानेंगे, कई सारी प्रक्रियाएं जानेंगे। सो इस सेक्शन के अंदर आपके पास क्या रहता है कि एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे, आप ये कह सकते हो, सब डिविजनल पार्ट्स होते हैं, यानी कुछ एक चैप्टर के अंदर ही बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली आप इसे खंड 1 को एक चैप्टर मान के चलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं घटनाएं और प्रक्रियाएं कि ये किसके बारे में हैं। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इस सब के बारे में। सो सिंपली यहाँ पर एक वर्ड आता है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि एक राष्ट्र की फीलिंग कहाँ से आती है। जैसे मान लीजिए आप कौन से देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, तो भारत एक देश बना कैसे, तो वो राष्ट्र बना कैसे, यही राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। तो यूरोप में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो चलिए फिर इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है और काफ़ी बड़ी बुक है, तो इससे हम रीडिंग सेक्शन मान करके और फिर इससे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, यानी स्वतंत्रता एक महिला जितना पवित्र और उतना ही खूबसूरत होता है। उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी उसका जो हाथ है उसमें यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ भी आप ज्ञानोदय की एक मशाल को पहचान सकते हैं, यानी ज्ञानोदय की एक मशाल जो है उसके हाथ में है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो चलिए फिर ये जो चित्र इसने कहा है उन चित्रों को हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष जो हैं वो यहाँ पर इस चित्र में आपको कतार बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी आज़ादी चाहते हैं और देखिए कितनी लंबी कतार है, पीछे तक कतार ये जा रही है, यानी सभी आज़ादी को चाहते हैं, सभी एक राष्ट्र को चाहते हैं। और इस राष्ट्रवाद को उन्होंने एक प्रतिमा के रूप में दर्शाया है, जो कि एक महिला की प्रतिमा है, जिसमें देखिए इस महिला का जो चित्र है इसके एक हाथ में आप देख सकते हैं कि एक हाथ में इसके ज्ञानोदय की मशाल है। मशाल इसका मतलब क्या हो गया कि रोशनी जलाने वाली, ठीक है। तो एक मशाल इसके हाथ में है, आप देख सकते हैं, और दूसरे हाथ में एक घोषणा पत्र है जो कि सभी मनुष्यों को उनके अधिकार प्रदान करता है। तो ये चित्र आप भली भांति देख चुके हैं। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे हम पढ़ते हैं। आपको याद होगा, चलिए यहाँ से हमने पढ़ लिया था, यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। आपने देखा कि ज्ञानोदय की जो मशाल है वो उस महिला के एक हाथ में है जो मूर्ति है, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं। सोर्यू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बंटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब
तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चित्र आपके सामने है उसके अंदर सभी देश अलग अलग दिखाए गए हैं और सबसे आगे आगे यानी उस मूर्ति को, उस महिला को प्राप्त कर चुके हैं जो देश संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो उस समय तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास, चलिए आगे देखते हैं, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें अभी अभी जो है राष्ट्रवाद ने जन्म लिया है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं, यानी जर्मनी भी अब उसकी तरफ जा रहा है, यानी राष्ट्रवाद की स्थापना जर्मनी में भी होने वाली है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाहत थी। यानी वो ये चाहते थे कि जर्मनी जो है, जर्मन भाषी जो रियासत है, वो ये चाहते थे कि जर्मनी जो है वो एक राष्ट्र राज्य बने, यूएसए की तरह, संयुक्त राष्ट्र की तरह वो भी एक राष्ट्र राज्य बने। लेकिन फिर वो क्या बना? संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बना। चलिए आगे पढ़ते हैं। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यानी जो देवता है वो भी इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद को कितना यहाँ पर महत्व दिया गया है, कि वो कितना महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सच में आप देख सकते हैं कि एक चित्र में कितनी सारी जो भावनाएं हैं वो दिखाई गई हैं, और सभी देशों की। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, यानी ऐसे साम्राज्य होते थे जिनका बहुत सारे राष्ट्रों पर क्या होता था? अधिकार होता था। लेकिन उसके स्थान पर किसका जन्म हुआ? राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी आप कह सकते हैं कि जो आधुनिक राज्य बन रहे थे यूरोप में, लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से क्या भावनाएं थी कि एक केंद्रीय सत्ता होगी, ठीक है, और वही उनको शासित करेगी। लेकिन राष्ट्र राज्य जो थे उसमें क्या था? राष्ट्र राज्य में न केवल शासक यानी कंप्लीट शक्ति केंद्रीय तो थी, यानी शासक में तो थी ही, उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया एक शब्द बल्कि, यानी इसके अलावा उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे पढ़ते हैं। साझेपन की भावना अनंत काल में नहीं थी। साझेपन की भावना अनंत काल में नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यानी ये साझेपन की भावना जो है, क्योंकि पहले क्या था? सिंपल सी बात है कि राजा महाराजा थे और वही बहुराज्यीय राष्ट्रों को संभाल रहे थे। लेकिन जब जो नेता थे उनके संघर्ष से, लोगों की सरगर्मियों से, यानी लोगों ने क्रांतियां लड़ी, उसके बाद ये निर्मित हुए थे। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। यानी अब हम पढ़ेंगे कि कैसे
यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की स्थापना हुई थी। तो चलिए फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर 1 बाय 1 हम कई सारी घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। अब देखिएगा कि चैप्टर आपको कितना मज़ेदार लगेगा। एक बिल्कुल नई छवि आपको विश्व को जानने की समझने का जो है मौका मिल रहा है कि कैसे एकदम से, क्योंकि भारत के अंदर हम सोचते हैं कि आज़ादी के बाद बना हमारा भारत एक राष्ट्र, क्या कब बना? आज़ादी के बाद बना। लेकिन विश्व में जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसे बनी, तो उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए फिर, होपफुली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे इसे। चलिए फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यानी हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, सिंपल सी बात है कि बहुत सारे देश होंगे और यूरोप का जो फ्रांस देश है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो फ्रांस के अंदर क्रांति कैसे हुई और एक राष्ट्र का विचार कैसा है कि हमें एक राष्ट्र बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी राष्ट्रवाद मांग रहे हैं लोग, ये कब पता चला? फ्रांसीसी क्रांति हुई तब पता चला। जैसे कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। जैसा कि आपको याद होगा कि 1700 आप ये कह सकते हैं 1789 के अंदर क्या था, मतलब जब 17वीं सदी चल रही थी, आप ये मान सकते हैं। तो 17वीं सदी के अंदर क्या था कि फ्रांस के अंदर निरंकुश राजा जो था उसका अधिकार था, यानी राजा पर किसी का कंट्रोल नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी फिर क्या हुआ कि पूरे देश का जो दारोमदार था, बागडोर जो थी, वो राजा के हाथ से निकलकर जो नागरिक थे उनका जो समूह था, जो आप ये सोच सकते हैं कि जब भी क्रांति वगैरह होती है तो उसमें जो मुख्य नेता होते हैं उनके हाथों में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उनकी नियति त्याग करेंगे। यानी अब जनता ने ठान लिया कि अब हमारा कोई भी राजा नहीं होगा, अब जनता ही मिलकर अपना देश चलाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बातें हैं ये, ठीक है। सिर्फ शब्द जो है वो थोड़े से कठिन है यहाँ पर, लेकिन जो बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट सी हैं। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी थी। क्योंकि अलग अलग धर्मों के, क्योंकि उस समय क्या था कि अलग अलग धर्मों के लोग तो थे ही, 2-3 धर्म हर एक देश में होते हैं, लेकिन जो स्तर बनाए हुए थे, यानी जो गरीब तबका था और जो अमीर तबका था, सारे अधिकार अमीरों को दिए गए थे, तो उसकी वजह से वो कई वर्गों में बंटे हुए थे। लेकिन जैसे ही लोग पढ़ने लिखने लगे तो वो इन भावनाओं से दूर होने लगे, और जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिसमें लोग सभी मिलकर अपने आप को एक ही वर्ग का हिस्सा मानने लगे, एक ही समूह का हिस्सा मानने लगे। इसलिए फ्रांस जैसे देश को एक सामूहिक पहचान मिली। नेक्स्ट देखिए, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। यानी हमारी पितृभूमि, यानी जहाँ पर हम जन्मे हैं, जहाँ पर हमारे पिता रहा करते थे, यानी हमारे जो पूर्वज रहा करते थे, आप कह सकते हैं जो दादा परदादा हैं, पिता है, वो रहा करते थे। और नागरिक का मतलब हम जिस देश के नागरिक हैं, तो अब नागरिक बोल दिया तो सभी धर्मों को पीछे छोड़ करके वो एक नागरिक हो जाते हैं। तो ऐसे जब शब्दों पर बल दिया गया, ऐसे विचारों पर बल दिया गया, तो संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। यानी नागरिक ऐसा था जिसे एक संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। यानी अब 3 रंगों का, अब आप कहेंगे तिरंगा झंडा तो हमारा है, लेकिन फ्रांसीसी जो झंडा है वो थोड़ा सा अलग है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, गूगल पर जाकर के फ्रांसीसी झंडा भी देख सकते हैं कि उनका झंडा कैसा है, और आपने देखा भी होगा। नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर
नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी इस तरह के कुछ परिवर्तन हुए वहाँ की सरकार में, यानी सरकार आने लगी। पहले राजा थे, अब सरकार आने लगी। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। प्रशासनिक व्यवस्था आप जानते हैं कि जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती हैं, उस तरह से एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। यानी उन्होंने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी के लिए समान अधिकार सभी को दिए गए। बस यही तो बात फ्रांसीसी चाहते थे कि सिंपल सी बात है, कोई भी समाज क्या चाहता है कि अगर किसी पर टैक्स लग रहा है तो वो सभी पर सेम लगे। ठीक है बच्चों, और अगर मान लीजिए किसी को नुकसान हो रहा है तो वो सभी को समान हो, अगर किसी को लाभ हो रहा है तो वो सभी को समान हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से था, यही तो चाहते थे फ्रांसीसी लोग। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। यानी अब देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो किसी भी प्रकार का आयात निर्यात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। भार मापने की एक ही व्यवस्था शुरू की गई कि मान लीजिए कहीं 5 किलो कुछ और है, कहीं 5 किलो कुछ और है, लेकिन अब सेम ही माना जाने लगा। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली फ्रेंच जो है वो बोली जाने लगी और लिखी जाने लगी। वहीं जो है वो राष्ट्र की साझी भाषा बन गई, आप ये कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोगों ने एक ही भाषा को अपना लिया, अपनी अपनी भाषाएं छोड़ दी, अपने अपने रहन सहन के, आप ये कह सकते हैं कि नापने तोलने के तरीके छोड़ दिए, एक ही तरीका अपनाया गया पूरे देश में ताकि सभी को समानता की भावना फील हो। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करवाए, और ये बिल्कुल बात सही भी है। फ्रांसीसी क्रांति का बहुत हद तक प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ा था और टीपू सुल्तान इसी से ही प्रभावित थे, आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। यानी अब फ्रांस ये चाहता था कि यूरोप में बाकी के जो भी लोग हैं जो राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसमें भी फ्रांस उनकी मदद करेगा। यानी फ्रांस चाहता था कि मैं पूरे यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद स्थापित कर पाऊँ ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके, सभी लोगों का एक संविधान हो, सभी को समानता का अधिकार मिले। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। यानी जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब होता था जो आज़ादी के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए यानी राष्ट्रवाद के लिए लड़ा करता था, यानी जागृति फैलाने के लिए था। और उसमें कौन जाएंगे? छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के लोग। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। यानी अब कुछ नई घटनाएं हो रही हैं। देखिए कि जैकोबियन क्लबों की स्थापना हुई और इन गतिविधियों और अभियानों से क्या हुआ? फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार हो गया। क्योंकि फ्रांसीसी क्या चाहते थे? फ्रेंच सेनाएं क्या कर रही थी? फ्रेंच सेनाएं ये कह रही थी कि अगर कोई देश राष्ट्रवाद की तरफ जाना चाहता है तो हम उसकी सहायता करेंगे। और अब देखिए सामने वाले से जब सहायता मांगने वाले आ गए तो फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ते तैयार हो गए कि मान लीजिए आप किसी देश में घुसना चाहते हैं और उसी देश के कुछ लोग आपका सहारा बन जाते हैं तो आपका रास्ता वहाँ पर आसान हो जाता है। और वही फ्रेंच सेनाओं के साथ हुआ। लेकिन फ्रेंच सेनाएं उनको नुकसान पहुंचाना चाहती थी क्या? नहीं, वहाँ के राजा को नुकसान जरूर पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उस देश में राष्ट्रवाद स्थापित करने के लिए राजा को हराना चाहती थी। तो ये इनके उद्देश्य थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर आपको एक समझ विकसित करनी बहुत ज़रूरी है। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही अब क्या होता है कि जैसे ही क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत हुई, फ्रांसीसी सेनाएं
राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। तो आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, है ना। चलिए, नेपोलियन बाकी देशों को जीत कर वहाँ पर राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहता था। नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, यानी नेपोलियन ने राज्यों पर क्या किया, अधिकार किया और वहाँ पर प्रजातंत्र को समाप्त करके, यानी प्रजातंत्र का मतलब आप जानते ही हैं, प्रजा का तंत्र नहीं होता है, वहाँ राजा का तंत्र होता है वास्तविकता में, ठीक है। तो वहाँ राष्ट्रवाद की स्थापना नेपोलियन द्वारा की गई। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। लेकिन देखिए, बहुत ही अच्छा ये कदम था कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सिद्धांत दिए। क्रांतिकारी का मतलब होते हैं जिनसे अमूलचूल परिवर्तन होते हैं, तो ऐसे सिद्धांत उसने दिए, ऐसे सिद्धांतों का समावेश किया गया ताकि जो व्यवस्था है वो डगमगा नहीं जाए, व्यवस्था अच्छे से चलती रहे इसके लिए, ठीक है। क्योंकि राजा को आपने हटा दिया, उसके बाद देश को चलाएगा कौन, तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उसमें जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर दी गई। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों का मतलब समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए राजा का बेटा राजा बनता है तो वो उसका जन्म पर आधारित विशेषता हुई, ठीक है। मान लीजिए किसी का जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जिसमें यानी ऐसे बहुत गरीब परिवार में हुआ, तो उसका क्या दोष है? चाहे वो कितनी भी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर ले, वो राजा तो नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि उसे जन्म के आधार पर विशेषाधिकार मिले हैं, ठीक है। तो जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। देखिए आगे देखते हैं। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी, यानी इनका भी उद्धार हुआ। उद्योगपतियों और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून क्योंकि धीरे धीरे जब ये सारा कुछ एकदम से तो नहीं अपना सकते ना हम, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आने लगी और धीरे धीरे जब आने लगी तो वो लोग समझने लगे, क्या समझने लगे? मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत हो गई। अब वो इसको अपनाने लगे, वो समझने लगे कि ये सब कुछ सहूलियत के लिए है, आसानी से हम दूसरों को वस्तुएं बेच सकते हैं, इसके लिए है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रियाएं थीं, यानी वो फ्रांसीसी को अपना भी रहे थे, फ्रांसीसियों के सिद्धांतों को, और उनकी निंदा भी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हराया था भाई इनको, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने इनको हराया था, तो उनकी जो गतिविधियां थी वो मिली जुली थी। प्रतिक्रियाएं जो थी वो पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी, ठीक है। कुछ पॉजिटिव दे रहे थे, कुछ नेगेटिव। कईयों को ये अच्छा लग रहा था, कईयों को ये बुरा लग रहा था। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, यानी सेनाओं का ऐसे स्वागत किया गया जैसे उन्होंने स्वतंत्रता का तोहफा दिया है। कितनी एक्साइटेड बात है ना ये, चलिए कितनी एक्साइटिंग सी बात है ये। यानी उनको इतनी एक्साइटमेंट हुई और सेनाओं का इतना आदर किया गया जब फ्रांसीसी सैनिक आए। यानी आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके देश पर कोई राज कर ले और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी,
अब ऐसे लगने लगा कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। ठीक है, चलिए हमने शायद कुछ छोड़ दिया। चलिए वापिस से इनको पढ़ते हैं कि उनका स्वागत किया गया, लेकिन फिर क्या हुआ, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में भी बदल गए जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। यानी फ्रांसीसी सेना ये चाहती थी कि हम सभी जगह राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसे फैला दें और राष्ट्रवाद को फैला दें, और इसके चलते सेनाओं में आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिस वजह से जो प्रशासनिक सिद्धांत थे वो डगमगा गए, और जब वो डगमगाए तो देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगी, और ऐसे करके जो लोग इनको अपना दोस्त मान रहे थे वो इनको अपना दुश्मन मानने लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं डगमगा रही थी। ठीक है, चलिए अब लोगों को लगने लगा कि इनसे अच्छा तो वही था। तो ये हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा। अब सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया बच्चों। अब सेक्शन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यानी अब हम देखेंगे कि यूरोप जो है, यूरोप देखिए आप बार बार यूरोप आ रहा है, यूरोप का मतलब समझ रहे हैं आप कि उदय कैसे हुआ, फ्रांस ने किया। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश हैं, तो पूरे यूरोप महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं और एक देश में जो कुछ चल रहा था वो दूसरे देशों को भी अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद का उदय तो कर दिया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद बना कैसे ये हम देखते हैं कि चलिए राष्ट्रवाद की भावना तो आ गई, लेकिन राष्ट्रवाद स्थापित कैसे हुआ। होपफुली आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, ये मज़ा आ रहा होगा कि अब आगे क्या होने वाला है, कैसे राष्ट्रवाद स्थापित होगा। देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बंटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, यानी उनके अपनी मनमर्जी के क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यानी सभी अपने को दूसरे, जैसे भारत में कबीले होते थे वैसे यहाँ पर अलग अलग समूह बने हुए थे, और एक समूह दूसरे समूह को देखकर राज़ी नहीं था। क्यों नहीं राज़ी था? क्योंकि वो एक दूसरे को अपना नहीं मानते थे, वो अपने जैसा दूसरों को नहीं मानते थे, वो दूसरों को अपने से अलग और अपनों को मतलब अपने आप को दूसरों से अलग मानते थे। ठीक है, यानी अलग अलग ग्रुप्स बना करके वो रह रहे थे। चलिए अब आगे चलते हैं, कैसे वो अलग थे। अब देखिएगा, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें थी जिनसे उनका एक दूसरे को अलग मानना स्वाभाविक था। अब क्यों था तो देखिए, अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अब बताइए कि जब भाषाएं ही अलग अलग हैं, वो एक दूसरे को अपनी बात ही नहीं समझा पाते थे, तो इसका मतलब वो अलग अलग हो गए। और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे, यानी अलग अलग जातियों के समूह बनाए हुए थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। यह प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे अधीन अवस्था का मतलब समझते हैं, यानी किसी ना किसी के गुलाम बने रहते थे। चलिए आगे देखते हैं, यानी एक दूसरे के जब अधीन रहेंगे तो एक दूसरे के प्रति वो भावनाएं तो आएंगी ना ऊंच नीच की। जिसने गुलाम बनाया है वो ऊंचा समझेगा और जो गुलाम बना है वो अपने आप को नीचा समझेगा।
और दूसरों से नफरत करेगा। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला तो नहीं था। इस तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, यानी केवल राजा को वो राजा मान रहे थे, इसीलिए सभी जुड़े हुए थे, अदरवाइज उनका जुड़ने का कोई मतलब नहीं था। भाषाएं अलग थी, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं उनके अंदर थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? अब यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न सामने आता है कि जब ऐसी स्थितियाँ थी तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार आया कैसे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ऐसी भावनाएं तभी आती हैं जब जो कुलीन वर्ग होता है और जो नया मध्य वर्ग होता है। नया मध्य वर्ग का मतलब होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो थोड़े पढ़ लिख कर मध्य वर्ग में आ जाते हैं, या जो मध्य वर्गीय लोग होते हैं जो पढ़ लिख करके एक कुलीन वर्ग जैसा ही मध्य वर्ग बना लेते हैं, तो वैसे लोग, यानी जो वकील वगैरह होते हैं, टीचर वगैरह बन जाते हैं, तो वो लोग नया मध्य वर्ग लगभग आप ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था, यानी जिसके पास ज़मीन थी, ज़मीन का जो मालिक था वो कुलीन वर्ग में आता था, और वो सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, यानी सारा का सारा प्रभुत्व उसके पास था, उसी की ही चलती थी राजा के सामने। और राजा उस पर टैक्स भी नहीं थोपता था। क्यों भाई? क्योंकि टैक्स जो है वो इकट्ठा करके राजा को देता था कुलीन वर्ग। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, यानी बहुत कम लोग थे जो अमीर थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, क्योंकि ज़मीन के मालिक तो कुलीन वर्ग वाले थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी जो भूमि पर जो दास की तरह खेती करते थे उन्हें भूदास कहा जाता था। ठीक है, चलिए। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। अब क्या हो रहा है कि शहरों में विकास हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा था क्योंकि उस समय पर, तो शहरों का विकास हो रहा था, वाणिज्य वर्गों का विकास हो रहा था, उदय हो रहा था, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अगर बाजार में उत्पादन अच्छा होता तो उनका उत्पादन अच्छा होता, उनकी आमदनी बढ़ती और वो भी अमीर हो जाते। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्से में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार जो है लोकप्रिय हुए। अब सिंपल सी बात है कि जो लोग जो पहले निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न तबके के थे, अब वो छोटा कोई उद्योग बनाया, अब वो उद्योग चलने लगा, वो अच्छे उद्योगपति हो गए, अच्छा पैसा कमाया उन्होंने, और जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो शिक्षित हो गए। अब जब वो बच्चे शिक्षित हो गए, अब वो शिक्षा लेकर के आए हैं, तो वो अब इस समानता की भावना को समझने लगे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी उदारवादी राष्ट्र उस समय क्या मायने रखता था। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद।
नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अब देखिए उदारवाद का मतलब उस समय क्या निकाला जा रहा था। उदारवाद का मतलब था कि सबकी सहमति से जो सरकार बने, सभी आज़ाद हो, कोई भी किसी पर भी किसी राजा का निरंकुश शासन ना हो, तो उसे उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना गया था, या आप ये कह सकते हैं लिबरलिज्म उदारवाद के नाम से जाना गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोग उदारवाद उसको समझने लगे कि भाई राजा को हटा दो, राजा को हटा दो, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। यानी संविधान बने, संसदीय प्रतिनिधि हो जो लोगों द्वारा चुने जाएं, लोगों की सहमति से बने। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। वो ये सोच रहे थे कि सबकी अपनी अपनी संपत्ति होनी चाहिए, किसी को भी कुलीन वर्ग के किसी व्यक्ति के जो भूमि है उसकी भूमि को किराए पर लेकर खेती ना करनी पड़े, सबकी अपनी अपनी ज़मीन हो। यानी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष अगर सभी बराबर हैं तो सभी वोट दे करके सरकार बनाएंगे। यानी उस समय तक ये भावना नहीं आई थी कि सभी मिलकर सरकार बनाएंगे। उस समय तो ये था कि सरकार चाहे कोई भी हो, नई सरकार बने, और सरकार इस तरह से बने कि कुछ ऐसे लोग सरकार में शामिल हो जो सभी को बराबरी का अधिकार दे, ना कि वो निरंकुश राजा की समाप्ति कर दी जाए। ठीक है, चलिए आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। यानी ना तो महिलाओं को था, ना ही संपत्तिविहीन पुरुषों को। संपत्तिविहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के साथ सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए। यानी जो गरीब पुरुष थे और जो महिलाएं थी वो भी अपना राजनीतिक अधिकार मांगने लगी। अब उनको भी ये लगने लगा कि वो वोट दे करके सरकार बनाएंगे, और ये बात बिल्कुल सही थी, वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते थे और उन्होंने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। यानी 19वीं सदी के दौरान जो मध्य वर्ग उभर रहा था वो ये चाहते थे कि बाजार मुक्त होना चाहिए, बाजार अपनी तरफ से चलना चाहिए, पूंजी के आवागमन पर राज्य का जो नियंत्रण लगाया गया है वो कम हो जाए। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण ले। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। और जब वो इतने सीमा शुल्क आप ये कह सकते हैं नाकों से गुजरेगा तो वो सोचिए उसका सामान कितना महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जेब में से तो देगा नहीं टैक्स। अब जब वो सामान पर टैक्स लग रहा है तो सामान को भी उतना महंगा बेचेगा, और जब जाकर किसी दूसरे राज्य में बेचेगा तो जो उपभोक्ता है उससे वो महंगा पड़ेगा, तो उसे नुकसान हो रहा था। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कितना भयानक ये दृश्य था कि और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था।
मसलन कपड़ों को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर 1 एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि एक एलए भी सब जगह अलग अलग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियमन और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, कहीं भी नाका न लगा हो, कहीं भी टैक्स वसूलने वाले न खड़े हों राज्य के बीच में। जब सोचिए अपने ही राष्ट्र में, आप सोचिए क्या, मान लीजिए आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं, आप सपोज कीजिएगा आप राजस्थान में रह रहे हैं, आप महाराष्ट्र में सामान बेचना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए गुजरात से होकर जा रहे हैं, तो गुजरात वालों को टैक्स क्यों देंगे भाई, जब आप एक ही राष्ट्र के अंदर ही सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ ये चाहते थे। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन, चलिए दोबारा पढ़ते हैं। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 के ऊपर थी। देखिए इतनी सारी मुद्राएं चलती थी, 30 प्रकार के नोट सिक्के चला करते थे। सोचिए 500 का नोट 30 प्रकार का हो, कैसा लगेगा। तो उसको समाप्त करके 2 प्रकार का कर दिया गया। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। यानी आर्थिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब समझ रहे हैं कि पूरे देश में एक ही पूंजी चले, पूरे देश में एक ही टैक्स प्रणाली हो, जितना टैक्स राजस्थान वाले पर लग रहा है उतना ही महाराष्ट्र वाले पर लगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने भारत का, ठीक है, लेकिन ये बात भारत की नहीं हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। अब देखिए 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आ गया। रूढ़िवाद का मतलब होता है कि जब हम किसी पुरानी ही सोच को लेकर के बैठे रहते हैं। ठीक है, चलिए रूढ़िवाद का मतलब होता है कि बिना किसी चीज़ को अपनाए पहले ही अपनी धारणा बना लेना, ये रूढ़िवाद होता है। ठीक है बच्चों, चलिए 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। यानी वे ये मान रहे थे कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। यानी उन्हें लग रहा था कि आधुनिकीकरण जो हो रहा है उससे तो राजतंत्र और भी अच्छा चलेगा। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। अब उन्हें लग रहा था कि अब सोच कर देखिए कि पूरे राज्य पर एक जैसा ही सब कुछ हो जाए तो राजा के लिए शासन चलाना कितना आसान हो जाएगा। यानी वो एक अलग ही नज़रिए से देख रहे थे, वो और ही संभावनाएं तलाश रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, वो एक अलग बात है। यानी आज के टाइम में ऐसा नहीं है। चलिए, एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। ये तो यानी वो पॉसिबिलिटीज इसमें देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। यानी जो नेपोलियन के विरुद्ध जो थे वो वियना में मिलते हैं और देखिए सम्मेलन करने लगते हैं। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो कि नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश
को सत्ता में बहाल किया गया। देखिए, वापस से राजशाही यहाँ पर यानी राजा का जो शासन है लाने की कोशिश की गई थी और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी राजाओं ने मिलकर एक ऐसी संधि कर ली जिसमें उन्होंने कहा कि नेपोलियन ने जो जो जीता है सब वापस ले लो और राजशाही बनाओ अपनी अपनी। ठीक है, अब सोच कर देखिए कि एक ऐसा राष्ट्र जिसे आपने स्वतंत्रता यानी आज़ादी, राष्ट्रवाद के सपने दिखा दिए हैं, वापस से वहीं पर आप राजशाही लाओगे तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जनता क्या करेगी? जनता क्रांति करेगी। अब बात कहीं ना कहीं आपकी समझ में आ रही है। चलिए, मतलब क्रांति के बीज यहीं पर बोए जा रहे थे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया। और उत्तर में क्या किया गया? ताकि फ्रांस ना आ सके दोबारा से, उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने क्या किया? 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। यानी वापस से वही चीज़ वो लाना चाहते थे, यही रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य वो लेकर आए थे। यानी दोबारा से राजतंत्र ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए? क्योंकि भाई इनका नुकसान हो रहा है, ये ताकतवर लोग हैं, इनकी ताकत छिन रही है। ऐसा ही वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो वही पुरानी व्यवस्था वापस लाना चाहते थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। यानी जो निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी वो अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। यानी वो ये चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी जो है, आप ये कह सकते हैं कि नई रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक थे, यानी जो ये चाहते थे कि जो राष्ट्रवाद आया था वो वापस आए, वो ये चाहते थे कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता दे दो, फिर हम अखबार में छाप करके लोगों में आज़ादी के लिए जो आप भावनाएं हैं जो मर गई हैं उन्हें वापस से जागृत करेंगे। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जागरूकता फैलाने का काम वो कर सकते थे अगर उन्हें प्रेस की आज़ादी मिलती है तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम आगे। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। यानी दमन के भय से वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, यानी चुप चुप कर रहने लगे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें मरवा दिया जाएगा, उनका दमन कर दिया जाएगा, उनका शोषण होगा। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए, यानी जो छुप छुप कर काम करते थे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यानी वियना का जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद जो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित हो गई, उनका विरोध करने वाला जो था वो इन गुप्त संगठनों के अंदर आकर भर्ती हो सकता था। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। वो चाहते थे कि राष्ट्र राज्य की स्थापना होगी तभी हमें आज़ादी मिलेगी, वो ये चीज़ जानते थे। ठीक है,
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेप्पी मैच्चिनी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे, यानी कई देशों के युवा उसमें शामिल थे। मैच्चिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। चलिए, मैच्चिनी का ये कदम बहुत ही सराहनीय था। मैच्चिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैच्चिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक जो था उसने क्या बताया? मेटरनिक का शब्द पहले भी आया था बच्चों यहाँ पर, है ना। चलिए, तो मेटरनिक ने क्या कहा कि हमारी सामाजिक यानी हमारी जो राज व्यवस्था है, राजा का जो निरंकुश शासन है, यानी राजा पर किसी का भी कोई अंकुश नहीं है, तो उस शासन का दुश्मन बताया है मैच्चिनी को। ठीक है, चलिए, तो ये इसके 2 पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि लेक्चर काफ़ी लंबा था आज का, तो आज हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। लंबा कहने का मतलब है कि आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से रीड आउट कीजिएगा। अब इसके बाकी का जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।